हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस मेनिया। मेरा नाम है ऋषिकेश दुबे और आज हम बात करेंगे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर 2 के बारे में। इन पर्टिकुलर हम लोग बात करेंगे एस्से राइटिंग के बारे में। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अगर पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को ठीक से एनालाइज करें और स्ट्रेटजी फॉर्म करके क्वेश्चन पेपर 2 को सॉल्व करें तो हम अपने स्कोर को क्वेश्चन पेपर 2 में बूस्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर यानी क्वेश्चन पेपर 2 मेकिंग और ब्रेकिंग वाली बात होती है। इसके अंदर अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को बीट कर देते हैं अच्छे से तो डेफिनेटली आपका लिस्ट में नाम होगा। इन केस जरा सा भी आप इसमें मिस किए तो आप गेम से बाहर होंगे। तो इस चीज को भी हम एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें जिससे कि कम से कम टाइम में एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग कट ऑफ को रीच करें और बचे हुए टाइम को हम लोग यूटिलाइज करें अपने स्कोर को बूस्ट करने में। इस पूरे डिस्कशन को हम लोग 2 पार्ट में रखते हैं। पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनल डिवीजन ऑफ क्वेश्चन पेपर 2। इंटरनल डिवीजन ऑफ क्वेश्चन पेपर 2 अगर हम लोग ध्यान से देखें क्वेश्चन पेपर 2 को तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है क्वेश्चन पेपर 2 में वो है 80 मार्क्स का एस्से का क्वेश्चन। टोटल 6 टॉपिक्स दिए जाते हैं जिसमें से 4 टॉपिक्स के ऊपर हमें एस्से लिखना होता है। हर टॉपिक के ऊपर हमें 300 वर्ड का एक एस्से लिखना होता है। अगर हम देखें ध्यान से इसे तो 1200 वर्ड लगभग 80 मार्क्स के लिए हमें लिखने होते हैं। अगर इसी के क्वेश्चन 2 की बात करें तो वो फॉर और अगेंस्ट का आर्गुमेंट होता है। टोटल 2 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं 20-20 यानी टोटल 40 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन यानी हर एक 20 वर्ड के क्वेश्चन के लिए लगभग 250 से 300 वर्ड लिखने होते हैं यानी टोटल फॉर एंड अगेंस्ट में हमें लगभग 500 से 600 वर्ड लिखने होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग की यानी क्वेश्चन नंबर 3। टोटल क्वेश्चंस होते हैं 2। उन दोनों क्वेश्चंस के मार्क्स होते हैं 10-10 यानी टोटल मार्क्स 20 और हर एक क्वेश्चन में लगभग 120 से 150 वर्ड लिखने होते हैं यानी कि दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये लगभग 300 वर्ड हमें लिखने होते हैं इस 20 मार्क्स के लिए। प्रेसिस राइटिंग लगभग 400 वर्ड का 2-3 पैराग्राफ आता है। इसको 1/3 वर्ड में अगर जो डिवाइड करें तो ये लगभग 120 से 150 वर्ड तक जाता है। हमें 1/3 में लिखना होता है इसे और इस 120 और 120 या 150 वर्ड को लिखने के लिए हमें 15 मार्क्स अटेन होते हैं। इसके बाद आता है पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन। टोटल कॉम्प्रिहेंशन हमारे पास आते हैं 2। हर कॉम्प्रिहेंशन में 5-5 क्वेश्चंस होते हैं और ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो होता है वो एक पर्टिकुलर जो कॉम्प्रिहेंशन होता है वो लगभग 10 मार्क्स का होता है। इस पूरे को अगर हम मार्क्स के बेसिस पर जोड़ करके डिवाइड करें तो लगभग इसमें भी हमें 300 वर्ड तक लिखने पड़ जाते हैं। उसके बाद छठा क्वेश्चन आता है। छठे क्वेश्चन में ग्रामर में 3 क्वेश्चन होते हैं। ये तीनों ही इंटरनली डिवाइड होते हैं यानी क्वेश्चन छठे का क्वेश्चन सब क्वेश्चन 1, 2 और 3। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये ग्रामर में रीराइट करने के लिए बात करता है यानी कि किसी सेंटेंस को किसी ऑर्डर में या किसी पर्टिकुलर टाइप से लिखने के लिए बताया जाता है। ये क्वेश्चन में कोई वर्ड लिमिट नहीं होती है इसीलिए ये बहुत ज्यादा स्कोर बूस्टिंग होता है। इसी क्वेश्चन का जो दूसरा सब क्वेश्चन होता है वो फ्रेज यूजेस के लिए होता है यानी कि हमें कोई फ्रेज दिया जाता है उसे हमें किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में यूज करके दिखाना होता है विदाउट चेंजिंग ऑब्वियसली। और तीसरे ऑप्शन में एरर करेक्शन की बात की जाती है। एरर करेक्शन में हमें एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये टोटल जो क्वेश्चन पेपर का डिवीजन है वो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। अब अगर जो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो एस्से का जो हमारा बार है वो लगभग 80 मार्क्स का है जो कि टोटल क्वेश्चन पेपर का 40% कॉन्स्टिट्यूट करता है। उसके बाद फॉर एंड अगेंस्ट के नंबर आते हैं यानी कि 40 मार्क्स में, फिर रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसिस राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन और बाकी ग्रामर का क्वेश्चंस होता है। अगर हम लोग 2018 के कट ऑफ मार्क्स को ठीक से देखें तो हम लोग पाएंगे कि जनरल कैंडिडेट के पेपर 1 में कट ऑफ मार्क्स थे 95 और पेपर 2 और पेपर 1 को मिला करके मार्क्स थे 166। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो पेपर 2 में मिनिमम 70 नंबर हमें चाहिए ताकि हम कट ऑफ को पार कर सकें। इंटरव्यू में 116 नंबर इसी तरीके से चाहिए ताकि हम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ सकें। अब यह चीज अगर तुम दूसरी अलग अलग कैटेगरी में देखोगे
तो वो कैटेगरी में भी लगभग डिफरेंस जो है यानी पेपर 2 के जो मार्क्स हैं वो सेम है। यानी कि ओबीसी की कैटेगरी देखो तो 93.66 है, यानी कि जनरल कैटेगरी से थोड़ी ज्यादा ही गई है कट ऑफ। और ये जो मेंस के पेपर यानी कि पेपर 2 के मार्क्स हैं वो 163 हैं। इन दोनों का डिफरेंस अगर जो देखो तो 9 7 16 लगभग 70 मार्क्स के आसपास आ रहा है ओबीसी के लिए। ठीक यही एससी एसटी के लिए भी आ रहा है, यानी 78 और 142 डिफरेंस लगभग 70 या 62 के आसपास आएगा तुम्हें। ये आएगा कुछ 64 के आसपास आएगा इसका जो पेपर 2 का मार्क्स है एससी कैटेगरी के लिए। ठीक यही हाल एसटी कैटेगरी के लिए भी है। अगर तुम इन सभी को देखो तो लगभग तुम्हें 60 to 70 मार्क्स अटेन करने पड़ते 2018 के एग्जामिनेशन को इन पर्टिकुलरली ध्यान से देखें तो। ठीक यही हाल इंटरव्यू के मार्क्स के लिए भी है कि ये लगभग 110 105 से लेकर के 116 मार्क्स तक कंस्टिट्यूट करता है। अगर 2017 के कट ऑफ की बात करें तो 2017 में हमारा कट ऑफ था 123 मार्क्स फॉर पेपर 1 इन जनरल कैटेगरी। सेम मार्क्स हमारे ओबीसी के कैटेगरी के लिए हैं। फिर यही थोड़ा सा कम करके 20 नंबर कम करके 10 नंबर कम करके लगभग 10 से 12 नंबर कम करके एससी कैटेगरी के लिए हैं, और लगभग 12 से 15 नंबर कम करके एसटी कैटेगरी के लिए हैं। अगर तुम इन दोनों का डिफरेंस देखो यानी पेपर 1 और पेपर 1 प्लस पेपर 2 का डिफरेंस देखो तो पेपर 2 में मिनिमम 82 मार्क्स जरूरी थे ताकि तुम्हें इंटरव्यू के लिए कॉल आ सके, और यही हाल पेपर 2 के लिए ओबीसी का भी था। कमोबेश यही हाल पेपर 2 के लिए एससी कैटेगरी का भी था, यानी कि अगर जो तुम इसमें कुछ 80 70 नंबर जोड़ो तो ये 70 नंबर लगभग 189 मार्क्स के आ जाते हैं। यानी कि यहां पे उन्हें लेवरेज मिल रहा है कि जो कट ऑफ है वो लोअर जा रही है, पर पेपर 2 का डिफरेंस को मेंटेन किया गया है, लगभग मेंटेन कर जा रहे हैं एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी, और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी लगभग मेंटेन कर जा रहे हैं, थोड़े बहुत 4-5 नंबर के डिफरेंस के साथ ये चीजें चल रही हैं। अगर तुम यहां पे देखो जनरल कैटेगरी का इंटरव्यू का मार्क्स जबकि तुम्हें फाइनल मेरिट लिस्ट में आना हो तो वो 110 है। अब इस दोनों कट ऑफ से 2-3 कंक्लूजन हम लोग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। मैं वापस पुरानी स्लाइड पे जाता हूं। इंटरव्यू में जो 116 नंबर हमें मिल रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि अगर जो इंटरव्यू का पैनल ये चाहे कि तुम्हें वो पसंद नहीं किया, उसे तुम्हें बाहर निकालना है, तो वो डेफिनेटली तुम्हें 110 से कम मार्क्स देगा। वहीं पे अगर तुमने पेपर 2 में 70 मार्क्स या 80 मार्क्स, ऑन एन एवरेज 75 मार्क्स में हम लोग मान के चलें, तो 80 मार्क्स 75 मार्क्स से कम अगर जो तुमने अटेन किया तो तुम्हें इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगी। तो ये दोनों चीजें हम लोग इस कट ऑफ से इस्टेब्लिश कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। यानी कि पेपर 2 में हमारे लिए मिनिमम 80 मार्क्स पाना जरूरी है ताकि हम लोग को इंटरव्यू के लिए कॉल तो आ ही सके। अब इसी चीज को समझते हैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हुए वापस चलते हैं अपने पेपर के डिस्कशन में, जहां पे कि हम लोग डिवीजन ऑफ मार्क्स देख रहे थे। हम लोगों ने यह पाया था कि पेपर 2 में हम लोगों को 80 मार्क्स चाहिए, ठीक है। 80 मार्क्स में हम लोगों को टोटल जो हमारा जो पेपर 2 का मार्क्स है वो है 200 मार्क्स में हम लोग को 80 मार्क्स चाहिए। अब एक बात और ध्यान देना कि अगर तुम्हें 200 में 80 मार्क्स तुम पाओगे तो सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे रहोगे, कट ऑफ के बॉर्डर पे रहोगे, यानी एकदम निचले स्तर पे, लिस्ट में सबसे नीचे, और वहां पे निकलने का चांस, इंटरव्यू में बाहर होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। जरा सा भी इधर उधर होते हो और तुम बाहर हो जाओगे। अब इसको अगर जो हम इस पूरे क्वेश्चन पेपर के जो डिवीजन है उससे हम देखें तो 50% हर क्वेश्चन पे भी रखते हुए अगर जो हम जाएं, क्योंकि 50% से ज्यादा तुम्हें कभी भी कोई भी क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा नहीं। तो 50% का मतलब यहां पे तुम मान लो तुमने पाया 40 मार्क्स, यहां पे तुमने पाया 20 मार्क्स, यहां पे 10 मार्क्स, यहां पे 7 मार्क्स, यहां पे तुमने 10 मार्क्स। ये थोड़ा सा स्कोरिंग सेक्शन होता है तो इसको मैं 20 नंबर ही रखता हूं। तो 20 10 30, 30 के साथ 10 40, 50 60, 70 80, 70 80 90 100 100 और 110, यानी कि 50 मार्क्स अगर जो तुम अटेन करते हो तो लगभग तुम्हारा स्कोर कुछ 120 110 के अराउंड हुआ करेगा। अब यहां पे एक समझने वाली बात है, क्या हम एसए के क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम अगर जो ये सोचो कि एसए के क्वेश्चन को ड्रॉप कर दो और उसके अलावा बाकी सभी से मार्क्स को अटेन कर लो, तुम्हें इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगी, डेफिनेटली नहीं आने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि
एसए के क्वेश्चन को तुम्हें अटेम्प्ट करना ही करना पड़ेगा इन एनी केस। अब अगर तुम्हें एसए के क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है तो लगभग 1200 वर्ड लिखने के लिए मैं मान के चलता हूं, और 1200 वर्ड भी कब लिखना है, बिना तुम्हें सोचे हुए तुम लिखोगे 1200 वर्ड तो शायद 1 घंटे में कंप्लीट भी कर लो। अगर 1000 वर्ड की बात मैं करूं तो, और सोच सोच करके, यानी कि ऐसे में थोड़ी तुम रफ वर्क करोगे, थोड़ा स्ट्रेटजी बनाओगे, कुछ तो सोचोगे, कुछ तो अरेंज करोगे, कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे, कुछ एक टॉपिक ऐसे होंगे जिन पे तुम्हें क्वेश्चंस नहीं आ रहे होंगे या ऐसे के टॉपिक्स नहीं पता होंगे, तो उस पर थोड़ा सा तुम ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे। ये सारी चीजें करते हुए 1 घंटे का मिनिमम टाइम एस्से के लिए डेडिकेट करना ही पड़ेगा तुम्हें। मेरा ये अर्नेस्ट सजेशन है, मेरी ये अर्नेस्ट ओपिनियन है कि सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में तुम ग्रामेटिकल पोर्शन से शुरू करो, क्योंकि ये स्कोरिंग बहुत होता है, वर्ड लिमिट नहीं होती है। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके मैक्सिमम मार्क्स कम से कम टाइम में बूस्ट अप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है प्रिसाइज। प्रिसाइज आपको लिखना चाहिए, क्यों? क्योंकि प्रिसाइज लिखना एक रिलेटिवली इजियर टास्क है। ये दोनों ही क्वेश्चन अगर जो तुमने अटेम्प्ट कर दिए पिछले शुरू के 45 मिनट में, तो इसका मतलब यहां से 25 मार्क्स और यहां से 15 मार्क्स, कुल मिलाकर के 40 मार्क्स तुमने बुक कर देने हैं 45 मिनट में ही। 45 मिनट में ही तुम बुक कर दोगे कि हमें ये मार्क्स तो अटेन हो गए। अब बची चीजें 45 से 50 मिनट मान लेते हैं, या 1 घंटे, लेस देन 1 घंटा तो तुम्हें ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अब बचती है कॉम्प्रिहेंशन, रिपोर्ट राइटिंग और फॉर एंड अगेंस्ट आर्गुमेंट और एस्से की बात। आखिर का 1 घंटा एस्से के लिए छोड़ दो, बचे हुए 1 घंटे का जो टाइम है उसमें तुम्हें 3 चीजें लिखनी होंगी, फॉर एंड अगेंस्ट का आर्गुमेंट, रिपोर्ट राइटिंग और पैसेज कॉम्प्रिहेंशन। इन दोनों के बीच में, यानी रिपोर्ट राइटिंग और फॉर एंड अगेंस्ट आर्गुमेंट के बीच में, मेरा यह सजेशन होगा कि पैसेज कॉम्प्रिहेंशन को तुम कंप्लीट करो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग और फॉर एंड अगेंस्ट राइटिंग तुम्हें फ्रॉम स्क्रैच करना होगा। अगर जो तुम्हारे टॉपिक्स रेडी नहीं है, मतलब एकदम से ऐसा क्वेश्चन पेपर आ जाए जिसमें कि तुम फुल्ली कॉन्फिडेंट हो, हर चीजें लिख सको, तब तो बात अलग है। अदरवाइज तुम्हें दिमाग को रेस्ट देना चाहिए सोचने के लिए। जो बैकहैंड में एक बार तुम टॉपिक पढ़ लोगे तो बैकहैंड में तुम्हारा दिमाग ये सोचता रहेगा कि उसके ऊपर कौन कौन से पॉइंट लिखे जा सकते हैं। फिर पैसेज कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते समय तुम्हारे पास रेस्ट का तुम्हारे ब्रेन को रेस्ट होने का एक अच्छा टाइम मिल जाएगा। इन दोनों ही क्वेश्चंस को, रिपोर्ट राइटिंग को और फॉर एंड अगेंस्ट को, इन दोनों ही क्वेश्चन के बीच में हम लोग को पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रखना चाहिए या पैसेज रखना चाहिए दूसरे घंटे के लिए, और तीसरे घंटे में हम लोग को कंप्लीट एस्से को देना चाहिए। और एक भी क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं आना चाहिए, एक भी क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं आना है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो तुम्हें कुछ बातें बताई गई हैं। अनलेस स्टक ऑफ अटेम्प्ट फॉर अ क्वेश्चन पार्ट शैल बी काउंटेड इवन इफ अटेम्प्टेड पार्टली एनी पेजेज और पोर्शन ऑफ द लेफ्ट ब्लैंक इन क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मस्ट बी क्लियरली स्टक ऑफ। अगर उत्तर काटा नहीं गया है तो आंशिक उत्तर देने पर भी उसे गिना जाएगा। यदि प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में कोई पृष्ठ या भाग खाली छोड़ दिया गया है तो उसे लकीर खींचकर स्पष्टतः काट देना आवश्यक है। मतलब अगर जो किसी क्वेश्चन को तुम काटोगे नहीं, क्लियरली उसे स्ट्रक ऑफ नहीं करोगे, तो फिर उस क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, उस क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे और वो क्वेश्चन कटेगा नहीं। इसके दो इंप्लीकेशंस हैं या इसके दो रिजल्ट्स हैं। एक तो ये कि अगर एस्से में तुमने 6 टॉपिक दिए हुए हैं और किसी एक टॉपिक पे तुमने एक पैराग्राफ लिख दिया और तुमने 5 टॉपिक टोटल लिखे और तुम्हें लगा कि नहीं एक टॉपिक पे हम सही से नहीं लिख पा रहे हैं या इंट्रोडक्शन सही नहीं जा रहा है, और तुमने 5 टॉपिक तो टोटल लिखे, एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनर कॉपी जांचेगा तुम्हारी वो पहले 5 उठा लेगा और बाकी का लास्ट, भले ही वो तुम्हारा सबसे बेस्ट अटेम्प्टेड ऐसे क्यों ना हो, वो उसे ड्रॉप कर देगा। यानी कि अगर जो तुम कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक कि तुम कौन कौन सा क्वेश्चन चेक करवाना चाहते हो, और अगर जो जिस क्वेश्चन को, जिस आंसर को तुम चेक नहीं करवाना चाहते हो उसे क्लियरली स्टक ऑफ करो, उसे क्लियरली रिमूव कर दो, ताकि तुम्हें कोई उस पर मार्क्स दे करके आगे न बढ़ जाए, कोई किसी की कोई गलतफहमी की वजह से तुम्हारे मार्क्स कम ना हो जाएं। अब इस चीज को आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं इन पर्टिकुलरली पार्ट 2 की, यानी कि हमारे एस्से के क्वेश्चन पेपर की। हमारे एस्से में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले सालों में और उससे कौन कौन से टॉपिक्स निकल करके आते हैं, क्या एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं।
सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर देखते हैं एसए का 2020 का। 2020 के क्वेश्चन पेपर को अगर जो तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें टॉपिक मिलेंगे इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेंस, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, securing India's international borders is a challenging exercise for the India's armed forces, parenting in a competitive Indian society is a challenge, ensuring a social justice is a human right. अगर तुम इस चीज को ध्यान से देखो तो कोई भी ऐसा ऐसे नहीं है जिसको कि एक बार में बिना समझे तुम लिखना शुरू कर दो। मतलब अगर तुमने बाई कॉन्सिडेंस तैयार भी कर लिया टॉपिक इंटरनल सिक्योरिटी का, तुमने बाई कॉन्सिडेंस अगर तैयार भी कर लिया टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट का या क्राइम अगेंस्ट वुमेन का, तो उसके साथ कई सारी चीजें अटैच होकर के आ रही हैं। यानी इंटरनल सिक्योरिटी के साथ अटैच होकर के आ रहा है इमर्जिंग थ्रेट्स, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन या वुमेन एम्पावरमेंट के साथ अटैच होकर के आ रहा है मेल डोमिनेंस। बेसिकली एक बात तो मैं तुम्हें और बता दूं, ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट का है भी नहीं, ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक छोटा से छोटा पार्ट है और स्पेसिफिक बात पूछी जा रही है इसमें। तो इसमें अगर जो तुम वुमेन एम्पावरमेंट लिखोगे तो मार्क्स तो तुम्हें मिलने से रहे। ठीक है, आगे क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मान लो तुमने तैयार भी कर लिया तो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी के बारे में तुम्हें बनाना पड़ेगा, वहीं पे ऑन द स्पॉट लिखना पड़ेगा। सिक्योरिंग इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर्स इज ए चैलेंजिंग एक्सरसाइज। अब देखो एक तो बात करी इंटरनल सिक्योरिटी की, यानी कि पूरे इंडिया में हम लोग अंदर की सिक्योरिटीज को कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे मेंटेन कर रहे हैं। दूसरी बात कर रहा है कि बॉर्डर्स पे जो सिक्योरिटी हो रही है वो कैसी है, और हमारी ज्योग्राफी की बात करेगा बेसिकली कि ज्योग्राफी हमारी कैसी है और क्यों हमारे लिए बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना टफ है, किस तरीके से फेंसिंग वगैरह कर पाने में हमें मुश्किलें हो रही हैं। पेरेंटिंग कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी के बारे में अगर जो तुमने ऐसे तैयार भी कर लिया तो तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसके चैलेंजेस और पेरेंटिंग के बारे में पता होना चाहिए। सोशल जस्टिस इज ए ह्यूमन राइट के बारे में तुम्हें जानकारी हो सकती है, सोशल जस्टिस के बारे में भी जानकारी हो सकती है, बट इन दोनों को मर्ज करके एक ऐसे लिखना, दैट्स अ डिफरेंट फीट। तो अब इस चीज को हम कैसे समझें? सबसे पहली चीज, कीवर्ड्स को हम लोग पकड़ते हैं और उसको लेकर के ये देखते हैं कि टॉपिक्स आ कैसे रहे हैं। सबसे पहली कीवर्ड्स क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी का। इंटरनल सिक्योरिटी बेसिकली इंडियन आर्मी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, यहां पे इंटरनल सिक्योरिटी होना चाहिए था। इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में हम बेसिकली बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है वुमेन एक टॉपिक है, वुमेन के बारे में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, वुमेन भी एक टॉपिक है, हमने देख लिया। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बेसिकली डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, इस तरह के कीवर्ड्स के ऊपर बहुत सारी बातें, बहुत सारे टॉपिक्स बन सकते हैं, इसके बारे में भी हमने देख लिया। इंटरनेशनल बॉर्डर और इंडियन आर्मी के रोल के बारे में भी हमने देख लिया, चलो ठीक है। इंडियन सोसाइटी के बारे में और सोशल जस्टिस, यानी सोशल जस्टिस क्या कॉन्सेप्ट है? पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, बेसिकली पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन राइट क्या है? पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। तो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल साइंस के जो कॉन्सेप्ट है वो उसका आइडिया तुम्हें होना चाहिए। तो सोशल इश्यूज के बारे में आ रहा है, हाँ आ रहा है। एजुकेशन के बारे में आ रहा है, इंडियन आर्मी के बारे में आ रहा है, वुमेन इंपावरमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आ जा रहे हैं। अब किसी भी टॉपिक को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, यानी कि इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी और इमर्जिंग थ्रेट्स, क्राइसिस अगेंस्ट वुमेन प्लस मेल डोमिनेंस, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, इंटरनेशनल बॉर्डर्स यानी सिक्योरिटी, हमारे जो एक्सटर्नल सिक्योरिटीज है वो, और इंडियन आर्म फोर्सेज, इंडियन सोसाइटी और उसके चैलेंजेस इन पर्टिकुलरली पर्सपेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से, साथ में सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने देखी। इस चीज को थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं। यूपीएस इज नॉट आस्किंग डायरेक्ट टॉपिक्स ऑन एसे लाइक इंटरनल सिक्योरिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस, सो बेटर शुड बी प्रिपेयर्ड थीम्स। हम लोग टॉपिक को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ये गुरु घंटाल लोग होते हैं, जो वॉल्डेमॉर्ट होते हैं, जिनका नाम तो नहीं लेना चाहिए, वो टी शर्ट पहन करके कुछ भी बोलेंगे कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और तुम्हें सपना आ जाना चाहिए था कि मैंने ये पढ़ा दिया, वुमेन इंपॉवरमेंट पढ़ा दिया, तो तुम्हें सपना आ जाना चाहिए था कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन तो होगा ही, मेल डोमिनेंस तो होगा ही, वो सारी चीजें तुम्हें पता हो जानी चाहिए थी। ऐसा नहीं होता है। थीम्स प्रिपेयर होती हैं, थीम्स के साथ कोट्स और बहुत सारी एनेक्डोट्स प्रिपेयर होते हैं। उन सारी चीजों का ऑन द स्पॉट किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, उसका जजमेंट हमारे हाथ में होता है, उसका जुरिस्प्रूडेंस हमारे हाथ में होता है। बहुत ही कॉशियसली और बहुत ही जुडिशियसली उस समय इस्तेमाल करना होता है। इंटर रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और दो टॉपिक्स सोशल इश्यूज के ऊपर पूछे गए। ये चीज भी हमने देख ली 2020 के एनालिसिस से। आगे चलते हैं।
2019 के एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन पेपर ये रहा। क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, द अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली, द इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप, सस्टेनेबल फार्मिंग इज नीड ऑफ आवर देन रिथोरिक प्रोमिसेस, द रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन नेशन बिल्डिंग, ऑनलाइन गेमिंग इज dangerously attractive to youth, the complexity of and unpredictability of Indian politics। किस किस तरीके के टॉपिक आए हैं? इंडियन पॉलिटी इन एक्शन, अभी हम लोगों ने क्या देखा था? सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट के बारे में पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट आया था। दूसरे बारे में हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, ये भी क्या है? इंडियन पॉलिटी इन एक्शन है। फिर सोशल टॉपिक्स कौन कौन से आ रहे हैं? सोशल रिलेशनशिप और सोशल मीडिया के बारे में पूछा जा रहा है। बेसिकली दो चीजों को इंटर रिलेट किया किसने? इसने एक बार यूपीएससी ने एक बार फिर से इंटर रिलेट किया। किन दो चीजों को? पहला तो सोशल मीडिया को और दूसरा सोशल रिलेशनशिप को। फिर उसके बाद एक और ऑनलाइन गेमिंग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से एक और क्वेश्चन पूछा गया कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट से कि जो गेम्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। इंडियन आर्मी से एक और क्वेश्चन पूछा गया जो कि लास्ट ईयर भी पूछा गया था। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट जो टॉपिक अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा था, पर इन्वायरमेंट में भी एक टॉपिक आ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हमने देख ली और इसका इंटरप्रिटेशन किया। क्या सोशल इश्यूज रिपीट हो रहे हैं, कंटिन्यूएशन में है, सेकेंड ईयर भी यानी दूसरे साल भी आए हैं। इंडियन आर्मी रोल ऑफ ड्यूटी आर्म फोर्सेज, ये भी रिपीट हुआ है दूसरे साल भी। ऑनलाइन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्ल्ड, इन सब चीजों से भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। इन्वायरमेंट एंड फार्मर्स अपीयर्ड एज द टॉपिक दिस ईयर, इस साल जो फार्मर है यानी सस्टेनेबल फार्मिंग के जो टॉपिक हैं वो अपीयर हुए हैं। एक बात ध्यान रखना, हर बार कई बार ऐसा होता है कि फार्मर्स के टॉपिक पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो भी टॉपिक बहुत ज्यादा ओवर डिस्कस्ड हो जाता है यूपीएससी उसको नहीं पूछती है। एंड बिलीव मी, फार्मर्स का जो इस बार का टॉपिक है, बिल है, वो बहुत ही ज्यादा ओवर डिस्कस्ड हो चुका है, हद से ज्यादा ओवर डिस्कस्ड हो चुका है। चाय की दुकान, गल्ले की दुकान पे भी इस चीज की चर्चा हो रही है। तो जब भी कभी कोई टॉपिक बहुत ज्यादा जनरलाइज्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा ओवर डिस्कस्ड हो जाता है, तो यूपीएससी उस पर क्वेश्चन नहीं पूछती है। तो स्टे कॉशियस, यानी कि ऐसा दिमाग में बैठा करके मत चलना कि फार्मर पे आ रहा है और फिर जा करके एग्जाम में जब तुम्हें फार्मर दिखाई नहीं देगा तो तुम्हें लगेगा अरे ये तो फिर सारा मेरा गेम ही गड़बड़ हो गया, क्योंकि मैंने तो सिर्फ 5 टॉपिक या 10 टॉपिक तैयार किए थे, जिसमें 2-4 फार्मर के थे, 2-4 इलेक्ट्रॉनिक के थे, 1-2 आर्मी का था, 1-2 इंटरनल सिक्योरिटी का था, बस उसके बाद बाहर हमने कोई प्रिपरेशन करी नहीं थी। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। कम से कम मेरी सजेशन ये है कि 30 टॉपिक पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, उस पे कंप्लीट एनालिसिस करके, जो हम लोग अपने कोर्स में कराएंगे भी, जो कि मई के स्टार्टिंग से लॉन्च हो रहा है। लेकिन आप अगर जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कम से कम इतनी चीजों का डिस्कशन करके चलिए, बिल्कुल भी 30 टॉपिक से कम में मत जाइए, 25 से 30 टॉपिक बिल्कुल तैयार करके चलिए। आगे, इन्वायरमेंट एंड फार्मर अपीयर्स एज अ टॉपिक दिस ईयर। इस बार इन्वायरमेंट और फार्मर जो है पहली बार अपीयर हो रहा है, यानी कि अगर जो हम रिट्रोस्पेक्टिव ऑर्डर में हम क्वेश्चन पेपर को देखें तो। और कुछ टॉपिक्स जो है वो करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर से कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं? जैसे कि रेथोरिक प्रोमिसेस जो है, जो सस्टेनेबल फार्मिंग है, वो एक करंट का टॉपिक था। 2018 के दौरान सस्टेनेबल फार्मिंग एक फैशन था, मतलब बातचीत का विषय था। तो इस तरह की चीजों से टॉपिक्स जो करंट अफेयर्स में है वो उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एसए में। आगे चलते हैं। एसए का टॉपिक 2018, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है। क्या क्या पूछा गया है? सिविल रॉन्ग इमर्जिंग फ्रॉम रिलीजियस बैगटरी कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल, धार्मिक कट्टरता जन्य नागरिक अपराध संविधान के अंतर्गत दंडनीय है। फॉर्म वेवर एक फैशन था, क्योंकि जब तुम्हें याद होगा 2018 से पहले 2017 के आसपास कई सारे स्टेट्स में गवर्नमेंट बनी थी, और जैसे ही ये गवर्नमेंट फॉर्म होती है, जैसे कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, यूपी की गवर्नमेंट और दूसरी कई सारी गवर्नमेंट, वैसे ही सारी गवर्नमेंट ने फॉर्म वेवर को इंप्लीमेंट किया था, अपने चुनावी वादों में इसकी घोषणा करी थी। तो उसको लेकर के टॉपिक्स को एक ऐसे पूछा गया था कि फॉर्म वेवर इज पॉपुलिस्टिक बट मायोपिक, कृषि संबंधी छूट लोक लुभावन एवं अदूरदर्शी है, स्ट्रेटजी चेंज नीडेड, नीतिगत परिवर्तन आवश्यक है, इसके बारे में हमें लिखना था। फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेलबींग अ पैराडाइम शिफ्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ से लेकर के वेलबींग तक
इकोनॉमिक ग्रोथ ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए हमारा स्वास्थ्य भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है। हम पैसा लेकर के भी करेंगे क्या, अगर हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, हम अपने जीवन को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। तो हमारे आजकल के जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, जो हमारा जो एडवर्टीजमेंट्स हमारी हो रही हैं, जो कंपनीज जिस जिस दिशा में काम कर रही हैं, लगातार वो ये बात करती हैं कि किस तरीके से आप ये हेल्दी चीज XYZ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस चीज के लिए? इस इकोनॉमिक अपने इकोनॉमी को, यानी कि अपने पैसे को अपनी वेलबींग में कन्वर्ट करने के लिए हम इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को अपने वेलबींग से कनेक्ट करके देखिए। तो एक बार फिर से हम लोग जो देख रहे हैं, क्या दो दो चीजों को साथ में जोड़ करके यूपीएससी पूछ रही है। कौन कौन सी चीजों को? एक इकोनॉमिक ग्रोथ को, दूसरा वेलबींग को। इन्होंने इन दोनों चीजों को कनेक्ट कर दिया। साथ ही में फॉर्म वेवर को कनेक्ट किया किसके साथ? पॉलिसी के साथ। पॉपुलिस्टिक एंड मोएपिक, ये पॉलिसी के में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। सिविल रॉन्ग इमर्जेस फ्रॉम रिलीजियस बैगेटरी कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल। अब सिविल रॉन्ग क्या होता है? सिविल रॉन्ग बेसिकली जो सोसाइटी गलत करती है। सोसाइटी गलत कहां कहां करती है? सोसाइटी कई जगहों से गलत करती है। जैसे पुराने जमाने में सती प्रथा थी, गलत था, वुमेन्स के अगेंस्ट में था। थोड़े दिनों बाद बीता तो क्या दिक्कत आई? दहेज की प्रथा बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई, बाल विवाह की प्रथा बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई, हमारे जो छुआछूत की अनटचेबिलिटी के इश्यूज थे वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। और वर्तमान में इस तरह की टॉपिक्स कौन कौन से हैं? मंदिर में महिलाओं को प्रवेश नहीं मिल रहा है, तो उसको लेकर के एक डिस्कशन हो सकती है कि क्या वो एथिकल है, क्या वो करेक्ट है, इनकरेक्ट है, किसी की फंडामेंटल राइट्स को क्या वो एब्रिज करता है या नहीं करता है। इन सारी चीजों के ऊपर भी बात हो सकती है। अगला टॉपिक देखते हैं, रिजर्वेशन सप्रेसेस सिविल डायनेमिज्म। सिविल डायनेमिज्म क्या होता है? सिविल डायनेमिज्म से बेसिकली मतलब यह है कि सोसाइटी में जो मूवमेंट होती है, यानी कि जो इंटरमिक्सिंग होती है सोसाइटीज में, लोगों का एक दूसरे में घुलना मिलना है, लोगों का एक दूसरे से बातचीत करना है, लोगों के डिस्कशन के टॉपिक्स जो होने चाहिए वो अलग अलग रहते हैं। रिजर्वेशन के जिन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है, जिन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, उनके डिस्कशन के टॉपिक्स अलग अलग होते हैं। कुछ लोग फेवर में होते हैं, कुछ लोग फेवर में नहीं होते हैं, और जिस तरीके से घुल मिल सकते हैं वो हम घुल मिल नहीं पाते हैं। तो क्या ये रिजर्वेशन को हैम्पर करता है? क्या ये उसकी जो उसका आइडिया है उसको ये प्रोपगेट नहीं करता है, उसको ये फुलफिल नहीं करता है? जो हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज पैदा हो गई हैं जिसकी वजह से, क्या हम उसको कंप्लीट करने के चक्कर में, क्या हम अपने जो सोसाइटी है उसको घुलने मिलने से बंद कर रहे हैं, यानी कि एक ग्लास सीलिंग जैसा जिसको कहते हैं कि ग्लास सीलिंग लगा रहे हैं? अगेन दो टॉपिक इसको मिला करके एक एस्से लिखना था। नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट, अनहेल्दी ट्रेंड इन डेमोक्रेसी। अगेन पॉलिटिकल साइंस से एक टॉपिक पूछा गया है जिसमें डेमोक्रेसी को और नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट को मर्ज किया गया है। अब एक बात और यहां पे देखो, नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी, इसमें इंडिया का नाम नहीं लिया गया है। इंडिया का नाम नहीं लिया गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम इसमें बाहर के देशों का भी उदाहरण दे सकते हो, रेफरेंस दे सकते हो। क्या बाहर के देशों में कुछ ऐसे डेमोक्रेसी हैं जो कि अभी नई नई पैदा हुई हैं और वहां पे उनके जो पार्लियामेंट है उसका जो रिलेवेंस है, उसका जो वो अपने परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, उसको दिक्कत हो रही है, वहां पे उनके डेमोक्रेसी में दिक्कत हो रही है। किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, इस सारी चीजों का डिस्कशन पे इसमें यहां पे टॉपिक में लिखना था। प्रमोटिंग इनोवेटिव आउटलुक इन एजुकेशन, एजुकेशन में किस तरीके का हम आउटलुक दे सकते हैं, किस तरीके से हम एजुकेशन को अप्रोच दे सकते हैं, इस तरह की बातें की गई हैं। अगेन हम लोग देख क्या रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस से एक टॉपिक जो कि दो किसी स्ट्रीम को या दो किसी आइडियाज को मिला करके पूछा गया है। एजुकेशन से रिलेटेड एक टॉपिक, ये टॉपिक जो पैराडाइम शिफ्ट वाला है ये इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया था। फॉर्म वेवर एक टॉपिक इकोनॉमिक से रिलेटेड है। सिविल रॉन्ग ये सोसाइटी से रिलेटेड है। मेरी नजर में 2018 का पेपर रिलेटिवली थोड़ा कठिन था और इसलिए यहाँ पे मार्क्स भी तुम्हें थोड़ा सा कम नजर आ रहे होंगे। जब हम लोगों ने कट ऑफ देखी थी तब तुम्हें नजर भी आया होगा। अब देखो इंटरप्रिटेशन इसका क्या क्या है, इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद तुम क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हो। एक ये फार्मर्स और इंडियन एग्रीकल्चर के टॉपिक रिपीट हो रहे हैं और वी मस्ट प्रिपेयर फॉर दिस ईयर, ठीक है, हम लोग को इस साल प्रिपेयर करना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे कैन बी ए स्टफ टू रीड एंड यूज, इकोनॉमिक सर्वे को पढ़िए, एटलीस्ट समरी को पढ़िए और उससे जो कोट्स हैं उसका इस्तेमाल आप एस्से में या रिपोर्ट राइटिंग में कर सकते हैं। एजुकेशन हैज बीन अपीयर्ड 2 times in 5 years, 5 सालों में 2 बार एजुकेशन अपीयर हो चुका है।
फ्यू टॉपिक्स आर फ्रॉम करंट अफेयर्स ऑलवेज, कुछ टॉपिक्स करंट अफेयर्स से ही होते हैं और ये आपको अक्सर दिखेंगे। यानी करंट अफेयर्स के साथ साथ जब आप करंट अफेयर्स तैयार कर रहे हो तो आपको एस्से की भी प्रिपरेशन करते रहनी चाहिए, यानी पॉइंट्स को नोट आउट करते रहना चाहिए, जो अच्छे कोट्स हैं या एनेक्डोट्स हैं उनको प्रिपेयर करते रहना चाहिए। नेक्स्ट 2017 का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पेपर यहां पे है और हम बात करते हैं द नीड ऑफ कॉमन सिविल कोड इन इंडिया। कॉमन सिविल कोड इन इंडिया यानी यूसीसी के बारे में बात हो रही है। अक्सर प्रधानमंत्री उस दौरान बात करते रहे हैं, अभी भी कई बार डिस्कशन चलता रहता है। कैशलेस ट्रांजैक्शंस क्या क्या होते हैं, स्कोप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इन इंडिया क्या होता है। कैशलेस ट्रांजैक्शंस को लेकर के बहुत सारी बातें हुई थी 2017 के दौरान। कैशलेस इकोनॉमी चाहिए नहीं चाहिए, यहां पे क्या बात रखनी चाहिए कि हमें कैशलेस इकोनॉमी तो चाहिए, लेकिन क्या 100% कैशलेस इकोनॉमी चाहिए? नहीं, 100% कैशलेस इकोनॉमी प्रैक्टिकल भी नहीं है, इंप्लीमेंटेबल भी नहीं है। ठीक है, तो हमें 100% कैशलेस इकोनॉमी नहीं चाहिए, बट परसेंटेज ऑफ कैशलेस इकोनॉमी मस्ट बी इंक्रीज इन इंडिया। इंडिया वर्सेस चाइना एकदम एवरग्रीन टॉपिक, इंडिया और चाइना का इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमी इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में इमर्जिंग इकोनॉमी कैसे हैं? अगर जो तुम्हें याद हो तो 2017 से पहले 2016 के दौरान चाइना और इंडिया कई बार डिस्कशन में थे। उनके जो प्रीमियर थे यानी कि शी जिनपिंग, वो भी भारत आए हुए थे, तो उससे रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स यहां पे पूछे गए, यानी करंट से टॉपिक। ये तीनों टॉपिक तो सीधे सीधे तौर पे करंट से पूछे गए थे। जो एक और टॉपिक पूछा गया था, द थिंग्स दैट काउंट एज बीइंग सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड काउंट कौन कौन सी चीजें होती हैं? क्लीनिंग एंड कनेक्टिंग द रिवर्स ऑफ इंडिया, रिसेंट अचीवमेंट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर साइंटिस्ट। ये ऑफ बीट टॉपिक था, यानी कि ये टॉपिक तुम दिमाग में सोच करके नहीं जा सकते थे, प्रिपेयर करना ये तुम्हारे लिए थोड़ा कठिन होता। क्लीनिंग एंड कनेक्टिंग रिवर्स ऑफ इंडिया, ये एक एवरग्रीन टॉपिक है, इस पे तुम्हें लिखने आना चाहिए। अभी भी ये टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट है, क्योंकि हर बार गर्मी आते ही तमिलनाडु और कर्नाटका में कावेरी नदी का जल विवाद और इस तरह के दूसरे और भी कई सारे जल विवाद और नदी जोड़ो परियोजनाएं और भूमि का सूखा होना, इस तरह की दिक्कतें आने लगती हैं, तो न्यूज में उससे रिलेटेड आर्टिकल भी फ्लोट करने लगते हैं और फिर वो एक टॉपिक हो जाता है डिस्कशन के लिए। अगस्त तक आते आते समझो कि जून जुलाई बीतेगा, गर्मी के महीने में ये सारे डिस्कशंस होंगी और फिर अगस्त में तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में हो सकता है कि तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में ये सब चीजें अपीयर हो जाएं। तो द थिंग्स दैट काउंट एज बीइंग सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड कौन कौन सी हमें सिविलाइज्ड कौन कौन सी चीजें काउंट करती हैं, इन सब चीजों के बारे में एक ब्रॉड डिस्कशन करना था कि हम अपने एप थी, नियंडरथल मानव थे, वहां से हम कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ और हम आज आए, सिविलाइजेशन में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसमें हम एक छोटा पुट ये भी रख सकते हैं कि क्या हमने ह्यूमन राइट्स को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया, क्या हमने इक्वल राइट्स इक्वल ट्रीटमेंट दिए, और अगर जो दिए तो कैसे दिए, और क्या अभी भी हम कह सकते हैं कि हम दूसरों को ऑपरेस नहीं कर रहे हैं, मतलब वुमेन्स को ऑपरेस नहीं कर रहे हैं। हम रूरल इंडिया, जैसे इंडिया है तो इंडिया को भी तुम एक इंडिया के तरीके से मत ट्रीट करो, उसको ट्रीट करो कि तुम उसमें कई सारे इंडियाज हैं, मतलब डिजिटल डिवाइड है हमारे इंडिया में, रूरल और अर्बन का डिवाइड है, रिच और पुअर का डिवाइड है, तो क्या वुमेन और मैन का डिवाइड है, साथ ही में रिजर्वेशन यानी कास्ट का डिवाइड है। तो इस तरीके के कई सारे डिवीजन्स हैं इंडिया में भी। इंडिया एज अ होल ब्रिक मत देखो, उसको कई सारे इंटरनल डिवीजन में देखो और ये देखो कि क्या हमने सिविलाइजेशन जो पाई है, तो क्या हमने इन सभी ग्रुप्स को यानी कि रूरल को, बाकी सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है, क्या उनको सिविलाइज करने के लिए हमने प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं। अगर जो ये सारी चीजें तुम उस एस्से में इंक्लूड करोगे, देन इट विल बी अ बेहतरीन, मतलब बहुत ही अच्छा एस्से वो बनेगा। अब इस 2017 के क्वेश्चन पेपर से भी हम क्या इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं? पहला इंटरप्रिटेशन तो ये कि करंट अफेयर्स के टॉपिक को भाई ठीक से तैयार करो। यूसीसी, कैशलेस इंडिया, चाइना, ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि करंट अफेयर्स में फ्लोट कर रहे थे, डायरेक्टली पूछे गए हैं, और ये मुझे लगता है बहुत ही आसान एस्से का साल था। इस साल का एस्से बहुत ही आसान था, 2017 का एस्से जो था वो रिलेटिवली इजियर था। सोशल इश्यूज, सोसाइटी और सिविलाइज सोसाइटी, इन सारी चीजों को भी तैयार करो। यानी कि दो चीजें जो हमें तैयार करनी है, एक तो ये कि तुम्हें पॉलिटिकल साइंस की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटी इन एक्शन ऐसा करके वो कोई ना कोई टॉपिक वहां से निकालते हैं और वो पूछते हैं, तो वो चीजें तैयार होनी चाहिए, उसके फंडामेंटल्स रेडी होंगे तभी तो लिख पाओगे। वो मान लो बात करता है सोशल जस्टिस की, इनइक्वालिटी की, किसी और चीज की, रिजर्वेशन की, डेमोक्रेसी डेफिसिट की, इस तरह की चीजों की बात करता है, तो तुम लिख पाओगे तभी तो जब तुम्हारे फंडामेंटल्स रेडी होंगे। फिर इसी तरीके से सोशल इश्यूज में सोसाइटी, सिविलाइज सोसाइटी,
हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हमारे हम उन इरिटेंट्स जो हैं, जो हम जिन चीज़ों के ऊपर हम बात करने से बचते हैं, रिजर्वेशंस हैं, महिलाओं की स्थिति है, उन सारी चीज़ों के ऊपर जो भी बात करते हैं, तो वो हमारा जो डिस्कशन है उसको भी हमें इंक्लूड करना चाहिए और अपने प्रिपरेशन में सोशल इशू सोसाइटी और सिविलाइज सोसाइटी के सेक्शन में उस अंडर में हमें उस चीज़ को प्रिपेयर करना चाहिए। आगे चलते हैं, 2016 का टॉपिक है। आई नो ये बहुत ज़्यादा भारी हो रहा होगा तुम्हारे लिए, बट बिलीव मी, आफ्टर दिस होल डिस्कशन वी विल गोइंग टू ड्रॉ सम सॉलिड एक्सट्रैक्ट, और हम लोग इस डिस्कशन से इतनी अच्छी चीज़ें ड्रा आउट कर पाएंगे, इतना क्लियर कट मैसेज, क्लियर कट आइडिया ले पाएंगे अपने टॉपिक्स के बारे में कि डेफिनेटली तुम्हें पता होगा कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है। इसके अलावा तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई भी तुम्हें ये नहीं डिविएट कर सकता है कि नहीं तुम्हारी प्रिपरेशन दूसरे तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें तुम्हारे सामने हैं और क्वेश्चन पेपर भी तुम्हारे सामने है। और जिस साल जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे ही क्वेश्चंस का एक ब्रॉड डिस्कशन हम लोग अभी यहाँ पे कर रहे हैं। तो सीएपीएफ 2016 के एसए के टॉपिक्स को देखते हैं। क्वेश्चन पेपर इधर पे है। द ओनर्स ऑफ मेकिंग हेल्दी रिलेशन होना चाहिए यहाँ पे, आई थिंक हेल्दी रिलेशंस, ये हेल्दी रिलीजन हो गया है। हेल्दी रिलेशंस विद नेपाल इज ऑन इंडिया। फार्मर सुसाइड इन इंडिया अ साइन ऑफ इंपेंडिंग डिजास्टर। फार्मर्स के बारे में क्वेश्चन फिर से पूछा गया। इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया, यानी आईआर का टॉपिक पूछा गया है। फार्मर्स या एग्रीकल्चर के बारे में पूछा गया है। इंडिया नीड्स टू रीडिफाइन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। मैंने तुम्हें बताया था पॉलिटिकल साइंस से एक क्वेश्चन आ रहा है, आता है, अक्सर आता है, हर दो साल में एक बार इंडियन पॉलिटी इन एक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी इंडियन पॉलिटी इन एक्शन के फंडामेंटल्स को रेडी करो और करंट अफेयर्स को भी रेडी करो। इज डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का टॉपिक सबसे 3-4 साल में एनवायरमेंट की भी फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है। रिवैम्पिंग आवर बैंकिंग सिस्टम इज नीड ऑफ आवर। बैंकिंग सिस्टम के बारे में तुमने एनालाइज नहीं किया होगा या सोचा नहीं होगा, बट 2016 के दौरान, 2015 के दौरान ये टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक था, क्योंकि उस समय घोटाले बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और जो तुम्हें ठीक से याद हो तो 2014-15 में आती है मोदी जी की गवर्नमेंट, जनधन के अकाउंट खुलते हैं और बैंक में बहुत सारे रिफॉर्म्स और भी दूसरे लगातार 2-3 सालों तक हो रहे थे। इसी वजह से बैंकिंग सिस्टम 2016 के टॉपिक में है, एसए के लिस्ट में है। फिर उसके बाद अर्बनाइजेशन की बात हो रही है। अर्बनाइजेशन की बात क्यों हो रही है? स्मार्ट सिटी का डिस्कशन किस दौरान हो रहा था? 2015 के दौरान हो रहा था। 2015 और 16 में स्मार्ट सिटी का डिस्कशन हो रहा था। तो अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया इज नथिंग बट ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन। इसके बारे में डिस्कशन, इसके बारे में ऐसे लिखना था। तो हम क्या लिखेंगे? हमने वेस्टर्नाइजेशन से क्या कॉपी किया है? अब एकदम से तुम ये लिख दोगे कि कॉपी किया है तो बात गलत होगी, क्योंकि ऐसे कई सारे शहर हमारे ऐसे हैं जिनको कि हमने बहुत अच्छे से डेवलप किया है। उनकी जो इंडिकेटर्स हैं या जो उनकी रैंकिंग है अलग अलग इंडेक्सेस में, जैसे क्लियर जो स्वच्छता का सिटी का इंडेक्स है, उसमें इंदौर और बाकी लोग कैसे टॉप कर रहे हैं। और अगर जो वेस्टर्नाइजेशन की ही बात करें तो वेस्टर्नाइजेशन में कानपुर की जो सिटी थी उसे अंग्रेजों ने डेवलप किया था, उसे अंग्रेजों ने फैक्ट्री के तौर पे या इंडस्ट्री के तौर पे डेवलप किया था, लेकिन पॉल्यूशन के मामले में या हेल्थ के मामले में बहुत ही पीछे है कानपुर। तो वेस्टर्नाइजेशन की कॉपी करने का क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? और हमारे कई सारे शहर ऐसे भी हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने उसमें वेस्टर्नाइजेशन की कॉपी कंप्लीटली अंधा अनुकरण नहीं किया है। तो इस तरह की बातें भी हम लोग कर रहे हैं। क्या क्या डिस्कशंस हो सकते हैं? एनवायरमेंट के ऊपर एक टॉपिक आ रहा है, करंट अफेयर से एक टॉपिक आ रहा है, आईआर से एक टॉपिक आ रहा है यानी इंडिया नेपाल, फार्मर्स और एग्रीकल्चर का भी एक टॉपिक आ रहा है। क्या इंटरप्रिटेशंस है या क्या टेकअवेज हैं हमारे इस डिस्कशन से? ये है कि इंटरनेशनल रिलेशन के हॉट टॉपिक्स को रेडी करो। दूसरा, फार्मर्स और एग्रीकल्चर के टॉपिक्स को रेडी करो। अल्टरनेट रिकरिंग टॉपिक्स को, ये फार्मर और एग्रीकल्चर का टॉपिक जो है वो अल्टरनेट रिकरिंग टॉपिक है, यानी कि हर दूसरे साल तीसरे साल फार्मर्स और एग्रीकल्चर के टॉपिक आ रहे हैं। इंडियन पॉलिटी परफॉर्मिंग इन एक्शन इज अ टॉपिक हो सकता है। ये एक टॉपिक और भी हो सकता है कि इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था एक्शन में, यानी कि हमारी पार्लियामेंट कैसी चल रही है, सेंट्रल स्टेट का रिलेशन कैसा चल रहा है। इंडियन पॉलिटी में एक और चीज आ सकती है, क्या? फाइनेंशियल टॉपिक, यानी कि सेंट्रल स्टेट का फाइनेंशियल रिलेशन कैसा चल रहा है। अभी देखो, अगर जो तुम ध्यान से देखो तो हाल के दिनों में ही बात हुई है पेट्रोल की।
पेट्रोल के साथ साथ बात हुई है जीएसटी के कलेक्शन की। जब कोरोना आया था तो कोरोना के दौरान जीएसटी का कलेक्शन बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। उसके बाद अभी इधर के दिनों में यानी मार्च अप्रैल के सेशन में बहुत ही ज़्यादा सर्ज हुआ है। और जो डिविडेंड है यानी कि जो टैक्स का कलेक्शन होता है, उसका टैक्स के कलेक्शन में जो स्टेट्स को बंटवारा होता है, वो बंटवारे में काफ़ी रकम बाकी है सेंटर के पास। तो इस तरह की चीज़ें यानी फाइनेंशियल के जो टॉपिक्स होते हैं सेंटर स्टेट के रिलेशन के, वो भी आ सकते हैं इंडियन पॉलिटी इन मूविंग में, ये दिखा करके कि जीएसटी कैसा परफॉर्म कर रहा है या सेंटर स्टेट रिलेशन कैसा। हाँ, एक चीज और, 15th फाइनेंस कमीशन, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार पूछा जा सकता है क्योंकि 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट अभी अभी सबमिट हुई है और पिछले कई सालों से उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। तो ये सारे टॉपिक्स हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, क्या क्या चीजें रिमेंबर करने लायक हैं। पहली बात तो ये कि कभी भी ऐसा दो टॉपिक चूज मत करो जो कि एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा हो। मतलब कौन सा, इधर देखो, अगर तुम देखोगे कि सिविल रॉन्ग इमर्जिंग फ्रॉम रिलीजियस बाइगटरी कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल, अगर इसमें तुमने ये लिखा कि हमारा धर्म कास्ट के बेसिस पर इसको लोगों को डिवाइड करता है, डिवीजन की वजह से हम लोगों को मैनुअल स्कैवेंजिंग करनी पड़ रही है, कई सारे सेक्शंस ऐसे हैं समाज के जो पीछे छूट गए हैं, इनइक्वलिटी ज़्यादा बढ़ रही है, अगर जो तुमने इस पॉइंट को यहाँ पे मेंशन किया और वही पॉइंट तुमने रिजर्वेशन में भी मेंशन किया, तो फिर तुम गए। तो फिर एक ही पॉइंट अगर जो तुमने दो एसेज में डिस्कस कर दिए और वो ओवरलैप होते हुए, ऐसे टॉपिक मत चूज करो जो कि ओवरलैप हो रहे हो, जिनके टॉपिक ओवरलैप हो रहे हो उनको बिल्कुल भी चूज मत करो। ऐसे दो चूज हमेशा करो, ऐसे दो टॉपिक्स को जो कि ओवरलैप न हो रहे हो, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो जहां देखेगा कि एक एस्से में भी यही चीज, दूसरे एस्से में भी यही चीज, गड़बड़ है मामला, नहीं देगा मार्क्स। दूसरा, रिमेंबर हु आर चेकिंग योर कॉपीज राइट फॉर देम, हमेशा याद रखो कि तुम बुढ़ों के लिए कॉपी लिख रहे हो, वो ओल्ड स्कूल गाइज हैं, यानी क्या, ग्रामर का ध्यान दो। दूसरी बात, अगर जो स्पेलिंग में तुम ऐसा लिख रहे हो कि आई और ई एक जैसा दिखने लग रहा है तो फिर गड़बड़ है, तो फिर तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो सब चीजें नहीं चलेंगी। इसलिए इसका बहुत ध्यान रखो कि कौन सा टॉपिक तुम चूज कर रहे हो, इस बात का भी ध्यान रखो। अगली बात, हम लोग क्या 2021 को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आओ देखते हैं। पहला, सोशल इश्यूज और सोसाइटी में अभी हमारे क्या चल रहा है। दो तीन चीजें जो चल रही हैं, कोरोना और पावर्टी। हाँ सही बात है, कोरोना की वजह से पावर्टी और इनइक्वालिटी बढ़ रही है, इसके बारे में एक टॉपिक हमें रेडी करके रखना चाहिए। अर्बन माइग्रेंट के बारे में बात हो सकती है, वुमेन इंपावरमेंट के बारे में बात हो सकती है, इन पर्टिकुलरली एज ऑफ मैरिज। नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ ही दिनों पहले ये बात करी थी कि क्या मैरिज की एज घटानी चाहिए या नहीं घटानी चाहिए। डोमिसाइल कोटा के बारे में बात हो सकती है, यानी कि हरियाणा ने और दूसरे कई सारे स्टेट्स ने डोमिसाइल कोटा लगा दिया है, रिजर्वेशन कर दिया है अपने यहाँ जॉब में। सुप्रीम कोर्ट में इसका केस भी चल रहा है, तो इसके बारे में भी बात हो सकती है। एग्रीकल्चर और फार्मर के बारे में क्या नया टॉपिक चल रहा है, करंट में चल रहा है और पहले से हमें तैयार करके रखना चाहिए। पहला तो ये कि 3 नए एग्रीकल्चरल जो बिल आए हैं वो। दूसरा ये कि WTO की मीटिंग होने वाली है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग, जिसमें कि दोहा राउंड और उसके आगे की बातें होंगी, डिस्कशंस होंगे। अगर जो तुमने उसको प्रिपेयर नहीं किया है तो उसे प्रिपेयर करो, क्योंकि WTO की मीटिंग हाल में ही होने वाली है या इस साल तो हो ही जाएगी। आगे बात करें वन नेशन वन मार्केट के बारे में, यानी वही एग्रीकल्चर जो बिल हैं उसके बारे में कि एक नेशन एक मार्केट के क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव्स होंगे। और फिर प्राइवेटाइजेशन के बारे में कि क्या हमारी एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। एक्चुअली प्राइवेटाइजेशन तो इकोनॉमी में भी आ जाएगा कि क्या प्राइवेटाइजेशन अच्छा है बुरा है, इस तरह की बातें आ जाएंगी। इंटरनेशनल रिलेशन में क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। आरसीईपी से इंडिया अभी भी बाहर हो गया है। इंडिया चाइना का टॉपिक एवरग्रीन है, आ चुका है, फिर भी आ सकता है। इंडिया म्यांमार का रिलेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम देखना तुम्हें याद होगा कि इंडिया और नेपाल के टॉपिक्स के ऊपर भी एक एस्से का क्वेश्चन आया था, 2016 की बात है शायद। क्वाड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्वाड में क्या क्या चीजें चल रही हैं। न्यू इंडिया और यूएस, यानी कि जो हमारा जो इंडिया और यूएस का रिलेशन है उसमें जो नयापन आया हुआ है जो बिडेन की तरफ वजह से, वो सारी चीज़ों के बारे में इंटरनेशनल रिलेशन में चल रहा है। उन सारी चीज़ों के ऊपर एक तुम्हें थ्रू आउट डिस्कशन तैयार करना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके तैयार करना चाहिए। साथ ही साथ इकोनॉमी की बात करें तो फेलिंग टैक्स टू जीडीपी रेशियो की बात। टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारा घट रहा है, क्यों घट रहा है भाई? हम जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं कोरोना में लॉकडाउन की वजह से काफ़ी दिए नहीं गए हैं, तो उस वजह से भी घट रहे हैं। और लोगों की वेल्थ या इनकम भी घटी है। जो सबसे बड़े टैक्स पेयर्स हैं, जो जैसे मुंबई में बिजनेसमैन या हमारे
दूसरे लोग जो कि कॉर्पोरेट्स हैं उनका जो बिजनेस अच्छे से रन नहीं किया तो टैक्स घट रहा है, इंडिविजुअल टैक्स भी घट रहा है, यानी डायरेक्ट टैक्स भी घट रहा है और इनडायरेक्ट टैक्स भी घट रहा है, तो उसके बारे में भी बात। जीएसटी का कलेक्शन काफी कम हुआ, फिर हाइप किया। 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में भी बात हो सकती है। पॉलिटी इन एक्शन के बारे में बात हो सकती है। रोल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का रोल क्या है, पार्लियामेंट के रोल के बारे में क्यों मैं कह रहा हूं। देखो, 2-3 बातें पार्लियामेंट के बारे में इस समय चर्चा में है। एक तो ये कि क्वेश्चन आवर को जो है वो उन्होंने रद्द कर दिया था। दूसरी बात ये कि ऑर्डिनेंस बहुत ज्यादा लायक, ऑर्डिनेंस किस मामले में, एग्रीकल्चरल बिल के मामले में, फिर वो दिल्ली वाला अभी जो पास हुआ है उसके मामले में भी। तो इस चीज के ऊपर एक हो सकता है कि क्या पार्लियामेंट का रोल घट रहा है, क्या हम अच्छी फ्रूटफुल डिस्कशन पार्लियामेंट में हमारे यहाँ नहीं हो रही है। तो इस तरह की चीजों के ऊपर डिस्कशन होगा जिसमें कि क्वेश्चन आवर के हटाया जाना या ऑर्डिनेंस जो है बार बार लगाया जाना, इस तरह की चीजों का डिस्कशन हो सकता है। एजुकेशन के बारे में बात करें तो लॉकडाउन का इंपैक्ट एजुकेशन के ऊपर कितना पड़ा, एग्जाम वगैरह नहीं हो रहे हैं, डिले हो गए हैं, डिजिटल इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है। क्यों क्रिएट हो रही है? क्योंकि हम कुछ लोगों के पास मोबाइल है, कुछ लोगों के पास नहीं है, तो इस सारी चीज़ों की वजह से एक डिजिटल इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस तरह की चीज़ों के ऊपर क्या चर्चा की गई है, वहाँ से टेक अवेज क्या क्या है। 2020 में ये सारी जो पॉलिसी है वो रिलीज हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के टॉपिक के ऊपर भी कई सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे डिजिटल एजुकेशन कितना ये अच्छा है, बुरा है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो हम बात ये भी कर सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसके साथ ही क्रिप्टो करेंसी और भी कई सारी दूसरी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। टीआरपी स्कैंडल्स के बारे में भी बात कर सकते हैं, जो हमारा अभी कुछ ही दिनों पहले अर्नब गोस्वामी का एक केस चला था टीआरपी स्कैंडल्स के बारे में, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्वेश्चन आया था, तुम्हें याद होगा, क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उससे रिलेटेड कुछ टीआरपी स्कैंडल्स या उसके बाहर दूसरी चीज़ें जनरेट कर सकते हैं। अभी टीआरपी स्कैंडल नहीं हुआ तो फिर ऑस्ट्रेलिया का एक बिल आया था, हालांकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एक बिल आया था जिसमें कि उन्होंने गूगल और फेसबुक को इस बात के लिए पनिश किया था या उसको बैन लगाया था कि आप जो हमारे न्यूज़ मीडिया के जो पब्लिकेशंस हैं उसको आप अपने वेबसाइट पे थ्रू आउट कर रहे हैं, यानी डिस्प्ले कर रहे हैं, और उस पर जो ऐड हो रहा है उसका रेवेन्यू हमें नहीं दे रहे हैं। उसके बारे में बात भी करी थी। और एक बात और, रविशंकर जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने एक बात और करी थी कि ये जो जायंट कंपनियां हैं, या जायंट कंपनियां क्या होती हैं, जैसे कि गूगल, फेसबुक, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इस तरह की कंपनियां कई बार घुड़की करती हैं, घुड़की देती हैं छोटे छोटे नेशंस को और गवर्न करने की कोशिश करती हैं अपनी मार्केट को अपने तरीके से। तो उसके ऊपर लगाम कैसे लगाया जाए, उस तरह की चीज़ें। फिर ओटीटी का एक डिस्कशन आता है। ओटीटी का डिस्कशन कैसे आएगा? अभी तांडव का जो रिलीज हुआ था उसको लेकर के कि उसमें काफ़ी गाली गलौज कर रहे हैं, और क्या रेगुलेशन या सेल्फ रेगुलेटरी होना चाहिए या कोई रेगुलेटरी बॉडी बनाई जानी चाहिए। फिर आईटी जायंट्स की मोनोपोली, देखो वो सारी बातें मैंने अभी डिस्कस करी हैं। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं इस पे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब बहुत ही क्लियर कट अभी इसी लेक्चर में सारी चीज़ें डिस्कस करना जरूरी तो नहीं है, बट अगर जो तुम सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो इन सारे टॉपिक्स से तुम शुरू कर सकते हो, और ये बहुत ही अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड होगा तुम्हारे लिए कि यहाँ से तुम शुरू करो और फिर धीमे धीमे डेवलप करते रहो। अगर चाहो तो तुम तैयारी खुद से भी कर सकते हो। इन दैट केस की अगर जो तुम चाहते हो कि नहीं हमें हेल्प या असिस्टेंट की जरूरत है, तो हम लोग डिफेंस मेनिया पे 1 मई के आसपास से हम लोग शुरू करने वाले हैं, अपना कोर्स लॉन्च करने वाले हैं एसए का। उसमें लगभग मैं 30 टॉपिक में डिस्कस करूंगा अलग अलग थीमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कहाँ कहाँ से कौन कौन से रिपोर्ट से कौन कौन सी एक्सट्रैक्ट ले करके तुम उस चीज़ों को समझ सकते हो, वहाँ पे तुम्हें लिखना चाहिए, कोट एनेक्डोट और क्या क्या मिस्टेक्स ऐसी हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें सेशन काफ़ी फ्रूटफुल तुम्हारे लिए रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।